स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके आए क्लास 10 के साइंस का मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे। और दोस्तों, ये साइंस का जो है ना वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस का पहला वीडियो है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं ना, तो इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। इसमें हम लोग जो है ना 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चंस को बताएंगे। अगर ये 40 ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख लेते हैं, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं ना, तो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35 नंबर पक्का आएगा, ये मेरा गारंटी है। इसलिए जो है दोस्तों, वीडियो को थोड़ा भी स्किप नहीं कीजिएगा। ये 40 में से 35% आना निश्चित है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको जो भी पर्सन याद नहीं है ना, तो उस पर्सन को अपने नोटबुक में लिख कर उसे जरूर याद कर लीजिएगा। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और इस वीडियो को संपूर्ण जरूर देखिएगा। ये 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना, आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35 को प्रश्न आएगा ही आएगा। तो फ्रेंड्स, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो देखते हैं यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिएगा क्या कर रहा है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में है वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब, या फिर दोनों को। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, हम लोग जो है ना वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब। और दोस्तों, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा उल्टा होता है, और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा सीधा होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 2 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को जो है ना हम लोग आवर्धन कहते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा, आवर्धन। और दोस्तों, ये आवर्धन जो है ना मात्रक विहीन राशि है, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को भी जो है ना हम लोग आवर्धन कहते हैं। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। क्या कर रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है न्यूटन के नियम, या फिर स्नेल के नियम, या फिर परावर्तन के नियम। और ऑप्शन डी है मेंडल के नियम। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल के नियम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों, ये स्नेल का नियम जिसको हम लोग म्यू कहते हैं, ये म्यू बराबर जो फॉर्मूला होता है ना, साइन आई अपॉन साइन आई होता है। साथ में इसी भी आप लोग को याद रखना है। म्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयले के लिए, या फिर तेल शोधक कारखाना के लिए, या फिर खनिज तेल के लिए। और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ परमाणु शक्ति के लिए। दोस्तों, मुंबई हाई जो प्रसिद्ध है ना खनिज तेल के लिए है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक नहीं किए ना, दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कर रहा है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, जो माइक्रोस्कोप होते हैं ना, उसमें हम लोग उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। इसे आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों, मानव लेंस में जो है ना उत्तल लेंस लगा होता है। इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो उसको हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लेकिन जब प्रकाश एक ही माध्यम से निकल करके और किसी वस्तु से टकराने के बाद पुनः उसी माध्यम में दोबारा लौट जाता है, तो उसको हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और दोस्तों, ये प्रकाश के परावर्तन के जो है ना 2 नियम होते हैं। साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के भी जो है ना 2 नियम होते हैं। अब चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है।
देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों ये आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी होता है ना उसका एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हट टच या फिर धारा या फिर चुंबकीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है बल। तो दोस्तों ये आवृत्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना हट टच होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये हट टच को जो है ना हम लोग एच जेड से सूचित करते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों ये बल का जो एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या कराए कि सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ आयनन से, या फिर ऑक्सीजन से, या फिर नाभिकीय संलयन से, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ नाभिकीय विखंडन से। तो दोस्तों सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है ना नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न है जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों ये सूर्य में जो है ना कौन सा विटामिन पाया जाता है? दोस्तों सूर्य में जो है ना विटामिन डी पाया जाता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। सूर्य में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न क्या करा है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस कितना प्रतिशत पाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों वायुमंडल में जो नाइट्रोजन गैस पाया जाता है ना 78% पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों वायुमंडल में जो है ना नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक पाया जाता है, इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दूसरा जो होता है ना ऑक्सीजन गैस पाया जाता है, सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, उसके बाद O2 पाया जाता है, यानी कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा पाया जाता है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न क्या कराए कि स्वच्छ जल का पीएच मान होता है, यानी कि स्वच्छ जल का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ 7, या फिर 7 से कम, या फिर 7 से अधिक, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ 0। तो दोस्तों ये स्वच्छ जल का जो पीएच मान होता है ना, स्वच्छ जल उदासीन जल होता है, और उदासीन का जो पीएच मान होता है 7 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना तो वह विलियन अम्लीय होता है। और दोस्तों जिस भी विलेन के पीएच का मान 7 से अधिक होता है ना तो विलियन क्या होता है? क्षारीय होता है। तो ये स्वच्छ जल जो है ना उदासीन जल होता है, और उदासीन जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न क्या कराए कि सबसे बड़ा जल संग्रह होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जल संग्रह जो होता है ना किसमें होता है? महासागरों में होता है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 40 मोस्ट बीबीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख रहे हैं, और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना इस वीडियो से आप लोग को 35 नंबर 100% आएगा ही आएगा, मेरा गारंटी है। इसीलिए जो है ना इस वीडियो को संपूर्ण कंसंट्रेट होकर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में जरूर नोट करके याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न क्या कराए कि निम्न में से किसका उपयोग फल पकाने में किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे 4 हार्मोन दिया हुआ है, और ये चारों हार्मोन में से एक ऐसा हार्मोन होगा ना जो फल पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों इथिलीन का उपयोग जो है ना फल पकाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे जाता है कि कौन हार्मोन वृद्धि हार्मोन है? तो दोस्तों यहाँ पे जो है ना ऑक्सीजन एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन है, इसे आप लोग को याद रखना है। आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न क्या कराए कि अनुकुंचन गति किस पौधे में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया मटर के पौधे में, या फिर छुई मुई के पौधे में, या फिर शैवाल में, या फिर गुलाब में। दोस्तों ये अनुकुंचन गति जो होता है ना छुई मुई के पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न क्या कराए कि पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ प्रतीत होता है किसके कारण? तो दोस्तों पानी से भरी हुई बाल्टी में रखा हुआ छड़ मुड़ा हुआ जो प्रतीत होता है ना प्रकाश के अपवर्तन के कारण प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि कौन जो है ना प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कोयला, या फिर पेट्रोलियम, या फिर प्राकृतिक गैस, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ सौर ऊर्जा। तो दोस्तों प्राथमिक ऊर्जा जो है ना कोयला होते हैं, पेट्रोलियम होते हैं, और प्राकृतिक गैस भी होते हैं, लेकिन ये सौर ऊर्जा जो है ना प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण नहीं है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा।
अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कराए कि पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है, यानी कि किसके द्वारा जो है ना पेड़ पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ इसकी ऊंचाई माप कर, या फिर वार्षिक वलयों की गिन कर, और ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ शाखाओं की संख्या गिन कर, और ऑप्शन डी में दिया हुआ नहीं निकला जा सकता है। तो दोस्तों जो पेड़ पौधे की उम्र का जो पता लगाया जाता है ना, वार्षिक वलयों की गिन कर लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्लीज एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों अगर आपको जो भी प्रश्न याद नहीं हो ना, तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट करके उसे जरूर याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न क्या कराए कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि बल का एसआई यूनिट क्या होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ केल्विन, या फिर न्यूटन, या फिर वोल्ट, या फिर कूलम। तो दोस्तों बल का जो एसआई मात्रक होता है ना न्यूटन होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये न्यूटन को जो है ना हम लोग एन से दिखाते हैं, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। और दोस्तों आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है, विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है ना वोल्ट होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न को जो है ना दोस्तों अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न क्या कराए कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि ओजोन का निर्माण होता है किससे। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ऑक्सीजन के 2 अणुओं से, बी में दिया हुआ ऑक्सीजन के 3 अणुओं से, और ऑप्शन सी है ऑक्सीजन और पाराबैंगनी किरणों से, और ऑप्शन डी में आपका दिया ऑक्सीजन के परमाणुओं से। तो दोस्तों ये ओजोन का जो निर्माण होता है ना ऑक्सीजन के 3 अणुओं से होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये ओजोन का जो सूत्र होता है ना O3 होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। इसीलिए ओजोन का जो निर्माण होता है ऑक्सीजन के 3 अणु से होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि डीजल का उपयोग होता है। तो दोस्तों आप लोगों को बतलाना है कि डीजल का उपयोग किस किस में होता है। ऑप्शन ए में आपका दिया भारी वाहनों में, या फिर रेल इंजनों में, और ऑप्शन डी है विद्युत उत्पादनों में, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ ए और बी दोनों। तो दोस्तों डीजल का जो उपयोग होता है ना भारी वाहनों में भी होता है और रेल इंजनों में भी होता है। यहाँ पे मेरा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी दोनों। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक देखने के बाद आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये 40 प्रश्न में से पहले से आप लोग को कितना प्रश्न याद था। और दोस्तों ये जो 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए क्वेश्चन को जो है ना अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं आप पे 20 नंबर प्रश्न क्या कराए कि जीवों में वंशानुगत गुणों का निर्धारण किससे होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया जीन, या फिर क्रोमोसोम, या फिर डीएनए के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जीवों में वंशानुगत गुणों का जो निर्धारण होता है ना जीन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है ना एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लेना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न क्या कराए कि कौन सा लेंस बीच में पतला तथा किनारे पर मोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाने की कौन ऐसा लेंस होता है जो बीच में पतला होता है और किनारे पर मोटा होता है। तो दोस्तों अवतल लेंस जो होता है ना, जैसे कि फिगर देखने पा रही है अवतल लेंस हो गया। अवतल लेंस क्या होता है बीच में पतला होता है और किनारे पर क्या होता है मोटा होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये उत्तल लेंस जो होता है ना ये बीच में मोटा होता है और किनारे पर पतला होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न क्या कराए कि यदि किसी विलयन का पीएच मान 0 हो तो उसका विलयन कैसा होगा। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है अम्लीय, या फिर क्षारीय, या फिर उदासीन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बतलाना है कि किसी भी विलयन के पीएच का मान 0 हो ना तो विलयन क्या होगा, अम्लीय होगा। क्योंकि जिस भी विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है ना तो वो विलयन क्या होता है, अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे 7 से कम क्या है, 0, तो 7 से कम हुआ ना तो यहाँ पे अम्लीय प्रदर्शित करता है विलयन। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कराए कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कैलोरी, या फिर जूल, या फिर यूनिट, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ वाट। तो दोस्तों ये ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है ना जूल होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है ना वाट होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न।
देखिए यहाँ पे 24वां प्रश्न क्या करा है कि घोंघा किस समुदाय का प्राणी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया मोलस्का या फिर एनिलिडा, ऑप्शन सी है एकाइनोडर्मटा, ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ये घोंघा जो है ना मोलस्का समुदाय का प्राणी है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 25वां प्रश्न क्या कर रहा है कि अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया टार्टरिक अम्ल या फिर ऑक्जेलिक अम्ल या फिर सिट्रिक अम्ल या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो दोस्तों ये अंगूर में जो है ना टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों इमली में भी जो है ना टार्टरिक अम्ल ही पाया जाता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि सबसे कठोर खनिज कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग को बतलाने की सबसे कठोर खनिज कौन सा। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा या फिर मैग्नीज या फिर हीरा या फिर सोना। तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे कठोर पदार्थ होता है और जो सबसे कठोर खनिज होता है ना हीरा होता है, यानी कि डायमंड होता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि इनमें से कौन ऑक्सीजन का वाहक है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है हिपैरिन, और ऑप्शन बी में दिया हुआ प्रोथोमिबिन, और ऑप्शन सी में दिया हुआ हीमोग्लोबिन, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऑक्सीजन का जो वाहक होते हैं ना हीमोग्लोबिन होते हैं। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों इसी हीमोग्लोबिन के कारण जो है ना रक्त का रंग जो है लाल दिखता है, साथ में से भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या कराए कि संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। तो दोस्तों संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। ऑप्शन ए में आपका दिया पशु या फिर वन या फिर खनिज या फिर नदियां। तो दोस्तों संसार का जो सबसे कीमती संसाधन होते हैं ना खनिज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये भी प्रश्न जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 29वां प्रश्न क्या करा है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है CFC या फिर एरोसोल या फिर ओजोन छिद्र, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन के स्तर में आई कमी को जो है ना ओजोन छिद्र कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 40 VVI ऑब्जर्व क्वेश्चन को देख रहे हैं, और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना सभी प्रश्न आपका NCERT के न्यू पैटर्न पर आधारित है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न, ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। देखिएगा क्या कर रहा है कि लंबाई बढ़ने से चालक तार का प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में काफी बार पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जब लंबाई बढ़ता है तो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना क्या होता है, बढ़ता है या फिर घटता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों लंबाई बढ़ने से चालक तार का जो प्रतिरोध होता है ना बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल से उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये प्रतिरोध का जो SI मात्रक होता है ना ओम होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि pH स्केल पर 14 क्या प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए में आपका दिया अधिक अम्लीय को या फिर उदासीन को या फिर अधिक क्षारीयता को, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है कम क्षारीयता को। तो दोस्तों pH स्केल पर 14 जो प्रदर्शित करता है ना अधिक क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न क्या कराए कि आभूषण बनाने वाला सोना है। तो दोस्तों जो आभूषण बनाने वाला जो सोना होता है ना 22 कैरेट का होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों जो शुद्ध सोना होता है ना 24 कैरेट का होता है, और ये शुद्ध सोना जो होता है ना बहुत ही मुलायम होता है, इसलिए जो है ना इसका उपयोग हम लोग आभूषण बनाने के लिए नहीं करते हैं। और दोस्तों ये 22 कैरेट का सोना में जो है ना 2 कैरेट का कॉपर या फिर चांदी मिला करके जो है ना हम लोग आभूषण बनाते हैं, और ये सोना जो है ना काफी कठोर होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 33 नंबर प्रश्न क्या कराए कि लाल गुलाब हरे प्रकाश में कैसा दिखाई देता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ लाल या फिर हरा या फिर काला,
और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ पीला। तो दोस्तों ये लाल गुलाब हरे प्रकाश में जो है ना काला दिखाई देता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि डेनमार्क को कहा जाता है। तो दोस्तों डेनमार्क को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है उद्योगों का देश, या फिर खनिजों का देश, या फिर पवन चक्कियों का देश, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है जल विद्युत का देश। तो दोस्तों डेनमार्क को जो है ना पवन चक्कियों का देश कहा जाता है, इसे आप लोग को याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। प्लीज वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। देखिए यहाँ पे 35वां प्रश्न क्या करा है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ कागज से, या फिर कपास से, या फिर चीनी से, या फिर दूध से। तो दोस्तों ये श्वेत क्रांति का जो संबंध है ना दूध से है, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 36वां प्रश्न क्या करा है कि बिजली की इस्त्री में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए में आपका दिया लोहा, या फिर तांबा का, या फिर टंगस्टन का, या फिर नाइक्रोम का। तो दोस्तों ये बिजली का जो इस्त्री होता है ना एक प्रकार का हीटिंग एलिमेंट होता है, और इसमें जो है ना हीटिंग एलिमेंट में हम लोग हमेशा नाइक्रोम का उपयोग करते हैं, इसे आप लोग को याद रखना है। यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम का गलनांक जो है ना बहुत ही अधिक होता है। टंगस्टन की तुलना से जो है ना नाइक्रोम का गलनांक बहुत अधिक होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। इसीलिए बिजली के इस्त्री में जो है ना हम लोग नाइक्रोम धातु का उपयोग करते हैं। और दोस्तों एक प्रश्न ये भी पूछे आते हैं कि बिजली के इस्त्री विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो दोस्तों बिजली का जो इस्त्री होता है ना ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर कार्य करता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिएगा यहाँ पे 37वां प्रश्न क्या करा है कि किस शोषण में अधिक ऊर्जा मुक्त होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए में आपका दिया ऑक्सी शोषण में, या फिर अनोक्सी शोषण में, या फिर किण्वन में, या फिर सभी में। तो दोस्तों किस शोषण में जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? तो दोस्तों ऑक्सी शोषण में जो है ना अधिक ऊर्जा मुक्त होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, और दोस्तों ये प्रश्न जो है ना आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में बहुत ही बार पूछा जा चुका है, इसको जो है ना अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे 38वां प्रश्न, ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करा है कि 1 ग्राम सोना से लगभग कितना लंबा तार खींचा जा सकता है? ये प्रश्न तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया 1 किलोमीटर, या फिर 2 किलोमीटर, या फिर 3 किलोमीटर, और ऑप्शन डी है 4 किलोमीटर। तो दोस्तों 1 ग्राम सोना से जो है ना 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों ये सोना जो होता है ना अधिक तन्य होता है, साथ में इसे भी आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न क्या करा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान कहाँ अधिक होता है? ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ ध्रुवों पर, या फिर मध्य में, या फिर दोनों जगह, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है ना कहाँ पे अधिक होता है? ध्रुवों पर अधिक होता है, इसे आप लोग को याद रखना है। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का अंतिम प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिएगा क्या करा है कि ध्यानपूर्वक कि दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए में आपका दिया दृष्टिप्रास, या फिर दृष्टि दोष, और ऑप्शन सी में दिया दूरी, और ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ निकट दृष्टि दोष। तो दोस्तों दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को जो है ना हम लोग दृष्टिप्रास कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ना बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम लोग जो है ना 40 वीवीआई ऑब्जर्व क्वेश्चंस को देख चुके हैं, और ये जो 40 ऑब्जर्व प्रश्न है ना आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। और दोस्तों ये 40 प्रश्न में से आप लोग को जो भी प्रश्न याद नहीं है ना तो उस प्रश्न को अपने नोटबुक में नोट जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए ना तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ में आप लोग को बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को प्रेस करके जो है ना ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं यहाँ पे आज का होमवर्क प्रश्न जो स्पेशली आपके लिए लिया गया है, इसका जवाब जो है ना आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए यहाँ पे होमवर्क प्रश्न यह है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आपका दिया प्रकाश स्रोत, या फिर किरण पुंज, या फिर दीप्तिमान वस्तु, या फिर ऑप्शन डी में आपका दिया इनमें से सभी। तो दोस्तों आप लोग को बतलाना है इसका जवाब सही उत्तर क्या होगा। इसका जो है ना हम लोग पिछली कक्षा में बता चुके हैं, और साथ में ये भी बताइएगा कि 40 प्रश्न में से पहले से आप लोगों को कितना प्रश्न याद था। तो दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया ना दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में एक बार जरूर शेयर कीजिए ताकि जो है ना वो भी अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 35 नंबर इस वीडियो से पा सके। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे।